अभी तक हम लोग इकोनॉमी के 4 वीडियो निकाल चुके हैं, जिसमें लास्ट वीडियो जो इससे पहले वाला था वो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी था, जिसमें हम कृषक अर्थव्यवस्था, औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था और सेवा सेक्टर वाली सेवा अर्थव्यवस्था के बारे में हम पढ़ रहे थे। कृषक अर्थव्यवस्था हम लोग पढ़ रहे थे, वीडियो लंबा होने की वजह से बीच में ही पॉज कर दिया था, रोक दिया था, और उसके आगे से आज चालू करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो हम लोग पढ़ रहे थे, कृषि में छिपी बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी के बारे में, उसे दोबारा से थोड़ा सा पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी का ये पार्ट टू रहेगा, तो देखिए आइए चलिए। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कि अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इसको लेके हमने कल एक एग्जाम्पल भी दिया था कि ये 3 प्रकार की होती है, 3 तरीके की होती हैं। कैसी? एक होती है कृषक अर्थव्यवस्था, कृषक अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। एक होती है औद्योगिकृत, औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था, और एक होती है सेवा अर्थव्यवस्था। कल हम लोगों ने जब इसे पढ़ा था, हम हल्का सा आपको पुराना याद दिला रहे हैं, कल हम लोगों ने जब इसे पढ़ा था तो हमने एक बात बताई थी कि जितने भी देश हैं, विश्व में जितने भी देश हैं प्रेजेंट में, उनमें या तो ये होगी या तो ये होगी या तो ये होगी। ये पता कैसे चलेगा? ये पता चलने का एक तरीका है कि अगर सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद में अगर कृषि का हिस्सा 50% से अधिक है, तो कृषक अर्थव्यवस्था कहेंगे, कह सकते हैं कि वो तब ये मान लेंगे कि वो देश जो है वो कृषक अर्थव्यवस्था है। कल हमने घर के एग्जाम्पल देके आपको बताए थे ना। आज थोड़ा सा तबीयत थोड़ी गड़बड़ है तो एडजस्ट कर लीजिएगा कि कल हमने घर के थोड़े एग्जाम्पल देके बताए थे। एक घर में अगर खेती से पैसा आ रहा तो कहते हैं हम खेती का खाते हैं, उद्योग से पैसा आ रहा तो कहते हैं हम उद्योग दुकानों का खाते हैं, सेवा से ज़्यादा पैसा आ रहा तो सेवा सेक्टर से खाते हैं। तो कल एक एग्जाम्पल देके बताया था, आज वहीं से शुरू कर रहे हैं क्योंकि बीच में छूट गया था थोड़ा सा। तो छूट क्या गया था, लंबा वीडियो हो गया था इसलिए रुक गया था, लेकिन अब वो जहाँ से रुका है उसे पीछे से ला के ही बताना पड़ेगा। तो अगर हम कह दें कि इस GDP में अगर इस क्षेत्र का हिस्सा, GDP क्या होती है? राष्ट्रीय आय नापने का एक तरीका है। GDP का अगर ये 50% से ज़्यादा है, मैंने एक बताई थी आपको, अगर मान लो तुम देश की आय 100 रुपया है तो 100 में अगर 50 से ज़्यादा जावाली अगर हिस्सा है तुम्हारे देश में, इस वाले सेक्टर का ज़्यादा हिस्सा है तो मानेंगे देश जो है वो कृषक अर्थव्यवस्था वाला है। अगर इसका ज़्यादा हिस्सा है तो मानेंगे औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाला, इसका ज़्यादा हिस्सा है तो मानेंगे सेवा वाला। तो यही है GDP का इसमें कितना हिस्सा है। अगर भारत के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ GDP का हिस्सा रहता है 15 to 20% के बीच में। कल हमने ये बात बताई थी, ये बढ़ता आजकल कोरोना में थोड़ा बढ़ गया था क्योंकि कृषि के ऊपर हम डिपेंड हो गए थे सारे, तो इसलिए कृषि ने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया था तो कोरोना में बढ़ गया। वैसे ये 15-16 के आसपास रहता है, अभी जल्दी किसी वीडियो सब पेपरों में आता रहता है। ये लास्ट में आपको डाटा देख के जानी होगी, आपको फिर भी फंसाएगा नहीं। फंसाते इसलिए नहीं है कि एक 15 देगा ऑप्शन, एक 25 देगा, एक फिर 29 देगा, ऐसे देते हैं। औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था, इसमें अगर सकल घरेलू उत्पाद का सेम बात है, सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का, सकल घरेलू उत्पाद का उत्पाद में उद्योग क्षेत्र का हिस्सा अगर 50% से ज़्यादा है, यदि लिख सकते हैं आप, यदि 50% से ज़्यादा है तो औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था कहेंगे, औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था कहेंगे। ठीक है, आप वीडियो पूरा देखा करें। वीडियो में मैं इसलिए लिख देता हूँ, ये मैं लिख इसलिए देता हूँ कि आप शायद नोट्स बना रहे होंगे, वरना तो सब बोल के ही बोल देता। लिख देता हूँ इसलिए कि टेबल जैसे बना देता, अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो आपके अच्छे नोट्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है, 50% से ज़्यादा अगर उद्योग का क्षेत्र का अगर पैसा, अगर किसी देश में, किसी देश की अर्थव्यवस्था में अगर उद्योग से 50% से ज़्यादा पैसा आ रहा है, 50% जा रहा है, तो उस देश की अर्थव्यवस्था को औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहोगे। इस क्षेत्र से ज़्यादा आ रहा तो ऐसा इंडिया के टर्म्स में यहाँ 30+ में आता है।
30+% में 32-33 हो जाता है। तो इंडिया में ये 33%, तो ऐसा दिखने में तो नहीं लग रहा कि है औद्योगिकृत है, क्योंकि 50% ज़्यादा तो इधर भी नहीं है, 50% ज़्यादा तो इधर भी नहीं, ना तो कृषक लगती है ना औद्योगिकृत लगती है। और सेम डेफिनेशन जो है, सेम डेफिनेशन इसके लिए भी आती है। सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का हिस्सा यदि 50% से अधिक है तो उसे सेवा अर्थव्यवस्था कहेंगे। कह सकते हैं कि वो सेवा क्षेत्र की बोलेंगे, क्योंकि उसका सेवा क्षेत्र का वर्चस्व ज़्यादा है। उस देश की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का वर्चस्व ज़्यादा है। अगर भारत की दृष्टिकोण से देखें तो भारत में यहाँ पे 50+ में रहता है, 52, 53, 54 ऐसा रहता है इतना। तो दिखने में तो ऐसा लग रहा है सेवा सेक्टर का भारत में है ज़्यादा, तो भारत में हमें लगता है कि सेवा सेक्टर की इकोनॉमी है, लेकिन ऐसा नहीं है। कल हम यही बातें बता रहे थे कि कृषक अर्थव्यवस्था में हमारा 15 to 20% है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कृषक का जनसंख्या का स्थानांतरण उद्योग या सेवा में नहीं हुआ। कुल मिला के जो हम कल बात कर रहे थे, कृषक की जो जनसंख्या है, जैसे 48% जनसंख्या यहाँ रहती है और 15 रुपया उत्पादन करती है, तो ये 48 में से अगर 48 या 50, 48, 49, 50 या 50 तक हम मान लेते हैं आधी जनसंख्या इधर है और 15 रुपया उत्पादन करती है। अगर ये 35 फालतू के लोग अगर इधर उधर शिफ्ट हो जाएँ तो इनकम उधर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और देश तरक्की करने लगेगा। कृषि में क्या है, कृषि में बेरोजगारी पाई जाती है, जिसे कहते हैं छिपी और मौसमी बेरोजगारी। यही कल हम लोग पढ़ रहे थे, एक बार इसे फिर से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद फिर आगे को चलेंगे। कृषि को पहले पढ़ लेते हैं। उद्योग बिल्कुल क्लियर है और सेवा भी बिल्कुल क्लियर है। कृषि की थोड़ी है, कृषि तो वैसे भी पढ़नी होगी आपको, क्योंकि यूपीपीसीएस में भी अलग से कृषि आती है। इसके अलावा अलग से डाटा कृषि की आईएएस में भी आती है, और लेखपाल में तो ग्रामीण परिवेश कृषि पूरा का पूरा ही है। ये सारा का सारा इकोनॉमी, उसके अलावा ग्रामीण परिवेश कृषि सब आएगी। तो कृषि से रिलेटेड थोड़ी और बातें जान लेते हैं, इसलिए ज़रूरी है। आगे भी जानेंगे, कृषि तो पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे हम लोग, टेंशन ना लीजिए। आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है। सकल घरेलू उत्पाद में अगर कृषि का हिस्सा 50% से अधिक है तो कृषक अर्थव्यवस्था कहेंगे। लेकिन अगर हम भारत का देखें, अगर हम इसे भारत का देखें तो भारत में ये 15 to 20% के बीच में रहता है, तो कृषक नहीं लगती। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कार्यकारी जो जनसंख्या है, कार्यकारी जनसंख्या, यही कल बातें कर रहे थे, कार्यकारी जनसंख्या जो है 48 या 49% के आसपास की इसमें लगी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें बेरोजगारी पाई जाती है, बेरोजगारी पाई जाती है कृषि में, बेरोजगारी। और उस बेरोजगारी का नाम है छिपी बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी ये पाई जाती है। छिपी बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी, एक होती है मौसमी बेरोजगारी, अभी इसकी भी डिस्कशन कर रहे हैं, बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी। जरा पहले हम छिपी बेरोजगारी पे कल भी हमने चर्चा की थी, 2 एग्जाम्पल देके बताए थे। एक हमने किसान का एग्जाम्पल देकर लोगों का बताया था कि हाँ लोग सुबह सुबह से लेके चले जाते हैं घर से, वो वाला भी देके बताया था। एक मिस्त्री का एग्जाम्पल देके बताया था हमने, जो ईंट गारे का काम करता है। थोड़ा सा हम आपको याद दिला देते हैं। जैसे ये किसान, हम लोग क्या करते हैं, देखो एक लिमिटेड खेती होती है, कल भी ये डिस्कशन किया था हम लोगों ने। इधर देखना ज़रा, हम लोगों के पास जो है एक लिमिटेड ज़मीन होती है। हमने कहा था कि कल हमने एक बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों के पास मैक्सिमम ज़मीन 2-3 बीघा एवरेज में होती है। अब किसी के पास 8 है, किसी के 10 है, वो तो थोड़े बड़े खेती वाले हैं ना, तो जिनके पास ऐसी है। लेकिन एक एवरेज निकालेंगे तो 1.5-2 बीघा के बीच में ही सबके पास निकलती है, इससे ज़्यादा है ही नहीं, इतनी खेती निकलती है। और इतनी खेती में पूरी फैमिली लगी है, पूरा का पूरा फैमिली लगी है इतनी खेती में। अगर 5 मेंबर हैं घर के तो 5 के 5 मेंबर खेती में लगे हैं। क्या करते हैं, सुबह वो, जैसे हमने कल बताया कि सुबह वो उठ जाते हैं, लेके फावड़ा खुरपी लेके चले जाते हैं। क्या करते हैं, इस खेत के, अपने खेत के एक कोने से मट्टी उठाई, दूसरे कोने में डाली, दूसरे कोने से उठाई, तीसरे कोने में डाली, बस अपने आप को पूरा का पूरा लेस पोत लेते हैं और शाम को चले आते हैं थकार के। और क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। रिस्पॉन्स क्या निकलेगा खेती में, आप बता दीजिए क्या निकलने वाला। वैसे भी कुछ पैदा नहीं होता है, देखो किसान मरे जा रहे हैं, वैसे भी कुछ होता ही नहीं, ऊपर से 5-5, 6-6 लोग इसमें लगे हैं। तो ये क्या है, बेरोजगारी है, छिपी बेरोजगारी है, केवल छिपी बेरोजगारी है। सारे मेंबर इधर लगे। अब यही तो कहना चाह रहे हैं हम कि अगर ये मेंबर जो फालतू के, यहाँ देखो जैसे 5 मेंबर लगे हैं और 2 बीघा खेत को हैंडल कर रहे हैं, खेत में
में कब काम होता है? खेत में तो जब अभी जब जैसे मान लो गेहूँ कटने का टाइम आ गया तब थोड़ा बहुत काम होगा। इसके अलावा तो एक आदमी पूरा 2 बीघा 3 बीघा 4 बीघा हर तरीके का खेत हैंडल कर लेगा। जो 5 आदमी क्या कर रहे हैं? ये 5 आदमी वहाँ वो भी जाते हैं, वो भी उतना ही करते हैं, वो भी जाते हैं उतना ही करते हैं, सब लोग वहीं बैठे रहते हैं, थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं। तो कुल मिला के ये बेरोजगारी है। अगर ये 5 लोग उद्योग की तरफ शिफ्ट हो जाएँ, 6 लोग उद्योग की तरफ शिफ्ट हो जाएँ तो 60-70 हज़ार रुपया मिलेगा। घर देखो कितना इनका आलीशान बन जाए, घर आलीशान बन जाए, बहुत सारी व्यवस्थाएं इनकी क्लियर हो जाएं। लेकिन अब वो घर कितना बुरी तरीके से, कितने बुरे दौर में गुजर रहा होगा जो घर कृषक अर्थव्यवस्था के दौर से गुजर रहा होता है। अब इनमें क्या उत्पादन होता है, क्या खाते होंगे ये? कुछ नहीं। अगर एक मान लो गेहूं का उत्पादन कर भी लेते होंगे तो खाली गेहूं आटा खाए थोड़ी ना हो जाता है, और भी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। तो और चीज़ें खरीदने के लिए इतना उत्पादन नहीं होता कि हम अपना बचा हुआ गेहूँ बेचते हैं। जितना गेहूँ होता है उतना तो ये खा ही जाते हैं। मान लो 2 बीघा में कितना गेहूँ कर लोगे? कितना चल रहा होगा गेहूँ 2 बीघा में? ज़्यादा से ज़्यादा 5 कुंटल, 4 कुंटल, 6 कुंटल, इससे ज़्यादा कितना कर लोगे? 2 बीघा में 6 कुंटल गेहूँ हो जाएगा। 6 कुंटल गेहूँ और 5 मेंबर या 6 मेंबर कम से कम तो 8 कुंटल गेहूँ एक साल में खाते हैं। 8 कुंटल गेहूँ अगर एक साल में खाते तो इनके पास तो खाने भरे का भी नहीं है। और कर 5 के 5 आदमी वहाँ काम रहे हैं, 5 आदमी काम कर रहे हैं, बेरोजगारी में लगे पड़े हैं। अब उनकी वहाँ छिपी बेरोजगारी है, सब लगे हैं खुरपी फावड़ा लेके लगे हैं, बहुत परेशान हैं, ऐसा लग रहा है बहुत काम कर रहे हैं। और काम क्या कर रहे हैं आप ही जानो, है ना? अब कितना है, कितना उपजा लोगे? आप भी इमेजिन, आप तो खेत, सब लोग किसान हैं, हम भी किसान ही हैं। आप बहुत अच्छी खेती होगी कहीं किनारे नदी के किनारे तो गेहूँ अच्छा उत्पादन हो जाता होता है। 2 बीघा में 8 कुंटल हो सकता हो जाए। वैसे ऐसा लगता तो नहीं 8 कुंटल हो जाएगा, लेकिन फिर भी मान लेते हैं 6-7-8 कुंटल। लेकिन इतने बड़े घर का तो खाने भरे का नहीं है, वो कहाँ से बेच लोगे जो और चीज़ें खरीद लोगे? तो ऐसे घर बहुत ज़्यादा तकलीफ में चले जाते हैं। तो इन्हें शिफ्ट होना जरूरी है। बार बार यही कहना, भारत की अर्थव्यवस्था में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो कृषि क्षेत्र में इतनी लंबी जनसंख्या पड़ी है, पर जनसंख्या शिफ्ट हो जाए, या तो उद्योग में शिफ्ट हो जाए, औद्योगिक क्षेत्र में शिफ्ट हो जाए, या सेवा सेक्टर की तरफ निकल जाए। अगर उधर निकलेगी तो देश में पैसा बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, व्यक्ति की इनकम बढ़ेगी, वही देश की इनकम में बाद में काउंट हो जाती है तो देश की भी इनकम मानी जाएगी, ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन ये लोग जाते ही नहीं हैं, ये लोग जाते नहीं हैं, डर की वजह से। पता नहीं इनके दिमाग में क्या होता है, ये जाते नहीं हैं। इनसे कितना भी कर लीजिए आप, ये जाने वाले नहीं हो। ज़्यादा कर लो घर में तो कलह मच जाएगी, दंगा मच जाएगा घर में कि भगाना चाहते हो, तो ऐसा इसलिए ये लोग जाते नहीं। और बहरहाल इन्हें प्रेरित किया जाए जाने के लिए, तो अगर ये चले जाएँ तो काफ़ी इनकम बढ़ सकती है। तो यही कृषि में देखने को मिलता है, कृषि में बेरोजगारी देखने को मिलती है। सुबह होत उठ के चले जाएंगे 5 आदमी फावड़ा ले लेके, एक कोने से दूसरे कोने मट्टी डालते रहेंगे, टाइम पास करेंगे। और बेरोजगारी, इसको कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, कृषि में छिपी हुई बेरोजगारी। और दूसरी चीज़ है मौसमी बेरोजगारी, कृषि में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। बहुत एक बार किसी में क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय कृषि को ये कहा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय कृषि को मौसम का जुआ कहा जाता है, मौसम का जुआ कहा जाता है। देखिए, मौसम का जुआ बोला जाता है, भारतीय कृषि को मौसम का जुआ कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, कुछ मैं थोड़ी सी डाटा लिखता हूँ आपके सामने। देखिए डाटा देखना, थोड़ी सी मेरी डाटा ये कहती है, हम थोड़ा बिगाड़े दे रहे हैं, ठीक है, हम थोड़ा सा बिगाड़ रहे हैं। आप लोग अपने नोट्स बनाते रहिएगा, हाँ। और जो भी चीज़ें अगर आपको समझ नहीं आती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम है आप हमें बताते रहिएगा। नोट्स बढ़िया बनाना आप, क्योंकि यही आपके काम आएंगे। लास्ट में मेरे वीडियो रहेंगे, आप देख लेना, रोक के नोट्स बना लिया करो, वरना हमारे लिखने का फ़ायदा क्या? क्यों हम लिख रहे हैं? हम ऐसे ही सारा बोल डालें, है ना? थोड़ा लिख रहे हैं, फ्लो बन जाता है, थोड़ा अच्छा बताते हैं। जो एग्जाम्पल बता दिया करें वो भी आप लिख लिया करो, आपको भविष्य में बहुत काम आएंगे ये सारे एग्जाम्पल। अपनी तरफ से अभी सोच नहीं पाओगे, मैच्योर नहीं है, इतनी बुद्धि हो रही है। धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में जब समझ बैठेगी तो आप 50 एग्जाम्पल सोचेंगे। चलिए, हम मौसमी बेरोजगारी कह रहे थे ना, कि कृषि में मौसमी बेरोजगारी भी पाई जाती है। 2 प्रकार की है, बहुत बार पीसीएस ने पूछा है, बहुत बार हो सकता है इस बार लेखपाल आपका पूछ दे कि कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी आ जाए टिक मार देना, छिपी मौसमी संग आ जाए, दोनों टिक मार देना, तो ये आएगा ही आएगा, ठीक। मौसमी का क्या मतलब है? देखिए, मौसमी बेरोजगारी का क्या मतलब है? देखिए, यह भी हमने लिखा था ना, भारतीय कृषि को ये कहा जाता है, भारतीय कृषि को मौसम का जुआ कहा जाता है। मौसम का जुआ, ये आएगा आपके में, पूछेगा, जुआ कहा जाता है, कहा जाता है। क्या, क्यों ऐसा कहा जाता था? जरा सुन लीजिएगा। देखिएगा, हमारे पास 2013-14 के आंकड़े हैं,
लेटेस्ट आंकड़े मैं अभी सब निकालूंगा साइट से और आपको सब बताऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ, डाटा नहीं आपको पिला रहा हूँ कि डाटा पी लो, पागल हो जाओगे इकोनॉमी की डाटा पी के। तो अभी लेटेस्ट नहीं, हम कुछ बातें कर रहे हैं, अपने कॉन्सेप्ट गहराई की बातें कर रहे हैं। उसके बाद आपको इन सब की साइट पर जा के एग्रीकल्चर वगैरह में इन सब की मिनिस्ट्री की साइट पर जा के लेटेस्ट डाटा निकाल लूँगा। जब आपके एग्जाम का टाइम आएगा, जैसे आपका लेखपाल होने वाला होगा, तो लेटेस्ट डाटा निकाल के आपको सारा का सारा लिखवा दूंगा यहाँ पे, या आप जैसे बताना वैसे कर देंगे, ठीक है। उसका 2013 या 14 में एक डाटा आई थी, उस डाटा में ये कहा जाता है कि कुल कृषि जो क्षेत्र है, उस कृषि क्षेत्र का, कुल कृषि क्षेत्र का 46% ही सिंचित है। 46% ही सिंचित मतलब जो सींचा जा सके, जिस पे पानी की सुविधा मिल जाती है। और शेष 54% जो है, शेष 54% मौसम के ऊपर मेहरबान है, मौसम के ऊपर मेहरबान है। खैर ये पुरानी थोड़ी सी डाटा है, मेहरबान है। अब थोड़ा सा सुधर गया है ये परसेंटेज, लेकिन इतना भी नहीं सुधर गया कि सब जगह पानी पहुंच गया हो, लेकिन थोड़ी सी पुरानी डाटा। इसीलिए पहले के क्वेश्चन में ये था कि मौसम का जुआ कहा जाता है, आज भी मौसम का जुआ कहा जाता है, मौसमी बेरोजगारी है। आपने देखा होगा हर जगह कहाँ पानी है। अब जिस गांव में रहते होंगे हर जगह पानी नहीं, कहीं कहीं ट्यूबवेल हैं, कहीं पानी नहीं है, कहीं ट्यूबवेल होने के बाद भी पानी नहीं है, पानी है ही नहीं वहाँ पे, तो उनके खेत डले रहते हैं, इसे कुछ होता ही नहीं है। मौसम में पानी बरसेगा तो एक फसल कर ली, कोई बेवादी जो पानी गिरा होगा, पानी नहीं है तो खेत डले सूख गए। तो इसे कहते हैं मौसम का जुआ। मौसम के ऊपर मेहरबानी है कि भैया बरस जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं। तो कृषि में दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, एक का नाम है छिपी बेरोजगारी, दूसरे का नाम है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी, आपसे ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन गारंटी से आएगा, लिख लीजिएगा आप, ये निश्चित आता है। कृषि से तो आते ही आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने कृषि में बेरोजगारी को समझा। कल हमने मिस्त्री का भी एक एग्जाम्पल दिया था, ईंट गारे वाला, कल हमने, और ये फावड़े वावड़े वाले किसानों को दिया था। खेती में ऐसी बेरोजगारी होती। छिपी बेरोजगारी में ऐसा होता है, आदमी बेरोजगारी दिखती थोड़ी ना है, वो धीरे धीरे काम करा करता है। छिपी बेरोजगारी चाहे खेती की क्यों ना कहो, तुम कृषि की कहती है, कृषि में छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, लेकिन किसी और भी चीज़ में तुम छिपी बेरोजगारी देखोगे तो वो धीरे धीरे काम कर रहा होगा, अपना भरना भर रहा होगा, इसलिए कि उसका टाइम पूरा हो जाए, कोटा पूरा हो जाए, वो काम को कम करना चाहता है जिससे कल भी वो काम मिल जाए, ऐसा वो करना चाहता है। लेकिन खेती में तो आमतौर पे ये होती है। तो सुबह उठ के 10-12-15 लोग सब उसी में लगे रहते हैं, 1 2 बीघा 4 बीघा जो भी है उसी में जुटे पड़े, हो चाहे ना हो, लेकिन उनको उतना करना ही करना है, तो वो उनका चलता रहता है। खैर अब आप समझ गए होंगे, हमें लगता है बेहतर समझ गए होंगे, अब ज़्यादा बातें इस पर करनी नहीं चाहिए, आगे चलते हैं। देखिए कृषि को तो हमने बता दिया, उसमें ये होती है। औद्योगिक क्षेत्र का तो वही परसेंटेज है। तो औद्योगिक में मेरे यहाँ देखिए, अब ये भी हमने ये क्या लिखा था, अगर एक चार्ट फिर से हम देखें इसे गौर करके, तो देखो कृषक था पहले, सबसे पहले हमारा कृषक था, उसके बाद औद्योगिक था, उसके बाद सेवा वाला था, है ना, सेवा सेक्टर वाला था। अगर हम गौर करें इन चीज़ों पे, तो हमारा यहाँ 15 से 20% है, और यहाँ 30% है, और यहाँ 50 प्लस में है। चलिए 50 प्लस में मान लेते हैं, 30 प्लस में रखो, नहीं तो कोई अभी बोल देगा कि नहीं 32 निकला है इस बार, तो ऐसे भी लोग होते हैं ना। तो हम इसीलिए कह रहे हैं वो डाटा देख के चलेंगे लास्ट में। भी तुम तुम्हारा कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं ना, तुम्हारे अंदर गहराई डेवलप कर रहे हैं कि तुम किसी से भी बात कर सको, अखबार समझ सको, कोई भी जो है किसी के सामने भी तुम्हारा झेपना ना हो, किसी को भी तुम समझा सको 20 बातें, ठीक है। तो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि यहाँ 48 या 49% जनसंख्या जो है वो फालतू की लगी पड़ी है। और इस ज़रूरत क्या है भारत में, ज़रूरत है कि इस जनसंख्या का ट्रांसफ़र हो जाए, या तो वो ट्रांसफ़र उद्योग में हो जाए जनसंख्या, या ट्रांसफ़र इधर हो जाए, इन दोनों जगह। और इन दोनों जगह में अगर वो ट्रांसफ़र हो जाएगी तो यहाँ से जनसंख्या कम हो जाएगी, वो जनसंख्या इधर और इधर शिफ्ट होगी, तो ये क्षेत्रों पे लेबर फोर्स ज़्यादा आ जाएगी, फोर्स ज़्यादा आ जाएगी, तो ये क्षेत्र में इनकम बढ़ेगी, काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। खेती में तो छिपी बेरोजगारी है, तो ये यहाँ तो कुछ मिलना भी नहीं, और वैसे भी खेती में कुछ निकलता नहीं, ऊपर सेवा में ये भी चल रहा है। तो इसी वजह से ये दिखने में स्वरूप हमारा, हमें लग रहा है कि 50% हम सेवा से कैरी करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। स्वरूप देखो हमारा, भले कृषक ना हो लेकिन हरकतें कृषक वाली ही हैं सारी। इसलिए हमने इतना ज़्यादा बातें की हैं इसको लेके, इस पर कई बार क्वेश्चन आया, तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन इस पर आते ही रहते हैं। तो इसलिए हमने थोड़ा कॉन्सेप्ट ज़्यादा बात करने की कोशिश की। अगर कभी आपसे पूछ दे कि हाँ इसमें कौन प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, छिपी बेरोजगारी का क्या अर्थ है, निम्नलिखित में से किसमें छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, कृषि में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है, तो कैसे भी क्वेश्चन आपके सामने बनाए जा सकते हैं। भारत में ऐसे कथन निष्कर्ष में कथन करके बना दे, भारत में सेवा सेक्टर में 50% से ज़्यादा योगदान है, तब भी सेवा सेक्टर की भूमिका इतनी ज़्यादा क्यों नहीं दिखती,
ऐसे क्वेश्चन बना दें, कुछ भी बना सकते हैं, उनके ऊपर है, डिपेंड करता है, वो जैसे चाहो वैसे तोड़ मोड़ों के जितने चाहो उतने एंगल से ये क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इसीलिए कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट हर तरीके से लड़ने के लिए तैयार होता है। फैक्ट क्या करता है, फैक्ट पार्टिकुलर एक क्वेश्चन ही होता है, फैक्ट वो आ गया तो आ गया, नहीं तो फिर अगला देखो। कॉन्सेप्ट क्या होता है, उस पर 1000 क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए थोड़ी कॉन्सेप्ट पे बातें करी हमने। ठीक है, ये कल का ही था, थोड़ा और हमने ऐड कर दिया मौसमी वाला, लंबा वीडियो हो गया था तो हमने लगा और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वो ठीक नहीं है। आज आगे चलते हैं, चलिए ये तो हो गया हमारा, अब आगे चलते हैं। देखिए आगे की आपकी हेडिंग है, मैं आपके सिलेबस के हिसाब से चल रहा हूँ, जो आपका सिलेबस दिया है पीसीएस में, लेखपाल में जो भी सिलेबस दिया है, लेखपाल में जो भी आने वाला है, या जो पीसीएस में आता है, या आईएएस में जो अर्थव्यवस्था आती है, उसका एक एक पॉइंट को मैं कवर करते हुए चल रहा है। ये तुम्हारा जैसे पॉइंट था कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी बतानी है, तो मैंने कवर की। अब अगला पॉइंट जो है वो मैं लिखूंगा, उसको कवर करूँगा, तो उनका जो सिलेबस है उससे पॉइंट टू पॉइंट मैं चल रहा हूँ। आप बस ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए अब जो है, देखिए हेडिंग एक देखिएगा मेरी, इसे चलता हूँ समझनी है आपको। अभी अंग्रेजों से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप। देखिए एक हेडिंग है, ये छोटी छोटी हेडिंगें हैं जो आपके दिमाग को तेज करेंगी, छोटी छोटी सी हैं, लेकिन इनमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जब भी वो कथन वाले क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इन्हीं जैसी चीज़ों से बनाए जाते हैं। देखिए अंग्रेजों से पूर्व लिखा है, अंग्रेजों से पूर्व, इसका मतलब ये है जब अंग्रेज नहीं आए थे, बात से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था का कैसा स्वरूप था। अंग्रेज नहीं आए थे तो बात से पहले उससे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था का कैसा स्वरूप था। देखिए हमारी थोड़ी भाषा जो है हमारी अपनी एरिया से लिंक करती है। मैं अपनी भाषा का इस्तेमाल करते करते मैं अपने अंदाज में चला जाता हूँ, तो इसको लेके आप ये ना कुछ कमेंट ना करिएगा, अपनी अपनी भाषा है, मेरा यही स्टाइल है, मैं ऐसे ही बोल पाता हूँ। अंग्रेजों से वो हो नहीं पाता ज़्यादा, टाई बेल्ट लगा के आओ हमारे इंग्लिश में बोलो। हालांकि हमें 75 भाषाएं आती हैं, हमें इससे टेंशन नहीं है, हमें कई भाषाएं आती हैं, 6-7 भाषाएं बोल लेते हैं, लेकिन वो नहीं, टाई बेल्ट लगाएं और तुम्हें प्रोफेशनली दिखाएं फिर आके यहाँ अंग्रेजी बोलें। अरे देसी हैं आदमी यार, तुम भी एडजस्ट करो, गाँव ग्रामीण आदमी है, थोड़ा ज़्यादा सीख लिया है तो थोड़ा दिमाग चलने लगा, बस और क्या है। तुम भी सीख जाओगे, तुम्हारा हमसे ज़्यादा चलने लगेगा। अंग्रेजों से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप, अंग्रेज जब नहीं आए थे तो उससे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी वो भी जानना जरूरी है, और फिर एक हेडिंग ये भी जानना जरूरी है। दोनों की दोनों हेडिंग जो है आपके सिलेबस में दी हैं। तो आगे वाली हेडिंग जो है वो जब अंग्रेज आ गए थे तब कैसी है, अभी अंग्रेजों से पहले कैसी थी, अंग्रेज आ गए तो कैसी है, अंग्रेज आ गए तो कैसी है, इसलिए जानना जरूरी है। अंग्रेजों ने मेरी अर्थव्यवस्था कैसे चौपट की है, अंग्रेजों ने मेरी अर्थव्यवस्था चौपट की है, तो वो भी जानना जरूरी है। पहले कैसी थी ये जरूर जानना जरूरी है कि अंग्रेजों से पहले हम ठीक थे और अंग्रेज आए तो हमें चौपट कर गए। हाँ, तो पहले देखो अंग्रेजों से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा था। और कभी आपसे पूछा जाए ये स्वरूप कैसा था, तो एक लाइन में तो आप सबसे पहली बात तो ये लिखेंगे, स्वरूप पहली पॉइंट तो यही है कि ग्रामीण था, सब ग्रामीण था, क्योंकि 90% से अधिक जनसंख्या गांव में रहती थी, गांव में रहती थी। ठीक, 90% से ज़्यादा जनसंख्या गांव में रहती तो ग्रामीणी स्वरूप तो होगा, है ना। हम सब लोग, हमने कहा ना, हम सब लोग ग्रामीणी हैं। अंग्रेजों से तुलना मत करो कि शहर में पहुंच गए और हम अंग्रेज बन गए, अंग्रेजों से हमारी तुलना नहीं है, वो उनका कल्चर है, हम अपने ग्रामीणी हैं, देसी हैं हम लोग। कुछ यहाँ रह गए, कुछ शहर में पहुंच गए हैं, तो वो अंदाज अपना मत छोड़िए, हम सब ग्रामीण है। हमारा सोर्स बिंदु जो है वो गाँव है, गाँव, भारत गाँव में बसता है ना। गांव हमारा सोर्स बिंदु है, हम यहाँ से निकल के चले गए, सुविधा के अनुसार सुविधाएं मिल गई, जगह जगह पढ़ाई लिखाई को लेके चले गए, है ना। लेकिन गांव की इतनी बुराई नहीं होनी चाहिए। 90% से अधिक जनसंख्या गांव में रहती थी, ग्रामीण थी, 90% से अधिक जनसंख्या। कृषि मुख्य व्यवसाय था, कृषि मुख्य व्यवसाय था, मुख्य थी। यानी अगर हम कह दें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस समय हमारी व्यवस्था जो थी वो कृषक अर्थव्यवस्था थी। आप अगर लिखना चाहो तो कोई इसमें दो राय नहीं है, इस समय हम कृषक ही अर्थव्यवस्था थे, अंग्रेजों से पहले। तो अंग्रेजों से पहले का समय आप जानते हैं कि कौन सा टाइम है, उस समय हमारी कृषक ही अर्थव्यवस्था थी। ठीक, तो और ये जानना जरूरी है, क्या हमारे यहाँ कोई उद्योग थे उस समय? उद्योग उन्नत थे, कह सकते हैं उद्योग उन्नत फॉर्म में थे। उन्नत मतलब अच्छा काम होता था, उद्योग उन्नत थे। जैसे देखिए हमारे यहाँ रेशमी वस्त्र और सूती वस्त्रों, रेशमी और सूती वस्त्रों
की मांग विदेशों में थी। हम ये इसलिए बताना चाह रहे, मेरी बात को ध्यान से समझना, तुम्हें लग रहा होगा ये हम कहाँ लिख रहे सर, अरे हम इसलिए लिखना चाह रहे ये सब हमारे यहाँ था, अंग्रेज आएंगे सब चौपट कर देंगे, सब ये सब बर्बाद कर देंगे, कुछ नहीं रह जाएगा और हम भिखारी बन जाएंगे। तो ये अभी बताना चाह रहे, ये हम बताना चाह रहे हैं पहले हम अच्छी फॉर्म में थे, भले हम कृषक थे, गाँव आत्मनिर्भर थे, हमारे गाँव आत्मनिर्भर थे, आत्मनिर्भर। आज आत्मनिर्भर की बातें करते हैं, पहले गाँव आत्मनिर्भर थे, गांव हमारे आत्मनिर्भर। रेशमी वस्त्र यहाँ का बड़ा फेमस था, रेशमी सूती की मांग विदेशों में खूब थी। तो देखो ग्रामीण स्वरूप जरूर था, हमारा 90% जनसंख्या गांव बस्ती थी, कृषि या कृषक ही टाइप की थी हमारी। उद्योग भी मेरे अच्छे फॉर्म में थे, रेशमी वस्त्र सूती वस्त्रों की मांग विदेशों में खूब थी हमारी, गाँव आत्मनिर्भर थे हमारे। देखिए यहाँ पर संगमरमर का कार्य, संगमरमर का कार्य, संगमरमर का कार्य होता था, संगमरमर का कार्य होता था। इसके अलावा यहाँ लकड़ी पर नक्काशी का कार्य, नक्काशी का कार्य, नक्काशी का कार्य, ठीक, लकड़ी पर नक्काशी का कार्य, बहुत सारे पत्रों पे तराशी का कार्य, ऐसे बहुत सारे काम हुआ करते थे हमारे यहाँ। इसके अलावा निर्यात भी बहुत सारी वस्तुएं की जाती थी। निर्यात करने वाली वस्तुओं में फेमस था हमारे यहाँ मसाले, मसाले निर्यात किए जाते थे, अफीम भी निर्यात की जाती थी। एक बार किसी पेपर में पूछा गया, अफीम निर्यात होती थी, ठीक। नील निर्यात किया जाता था, नील तो खैर अभी अंग्रेज आएंगे तो खूब ही निर्यात होने लगेगा, नील की ज़रूरत पड़ेगी। तो अफीम, मसाले और नील। तो अगर हम देखें अंग्रेजों से पहले हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी, ग्रामीण थी, 90% से ज़्यादा लोग गाँव में ही रहते थे, कृषि मुख्य व्यवसाय था, कृषक अर्थव्यवस्था ही जैसी थी, उद्योग उन्नत फॉर्म में थे, अच्छे थे, डेवलप थे थोड़े, है ना। गाँव के जैसे उद्योग होते हैं, कारीगरी के और दस्तकारी के कार्य खूब होते थे। रेशमी वस्त्र और सूती वस्त्रों की मांग विदेशों में बहुत थी। रेशम तो हमारे यहाँ बड़ा फेमस है, प्राचीन समय से हमारा रेशम फेमस है, तो रेशम की मांग और सूती वस्त्रों की मांग हमारी बहुत विदेशों में होती थी। कहते हैं कि अब आगे बढ़ोगे तो इटली में तो खूब मांग थी। गांव आत्मनिर्भर थे, गांव तो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर थे, संगमरमर पर कार्य होता था, लकड़ी पर नक्काशी का कार्य होता था, ये सब हमारे यहाँ तो वैसे भी करने वाले कारीगर थे, बहुत महान थे वो। और निर्यात कौन कौन सी वस्तुएं हुआ करती थी, मसाले होते थे निर्यात, अफीम होती थी, नील होता था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का कुछ स्वरूप ऐसा था जो जब तक अंग्रेज नहीं आए थे। फिर अंग्रेज आ गए तो कैसा था, ये ध्यान रखिएगा पॉइंट, इस पे कथन निष्कर्ष आपके बनाते हैं, ठीक है। पहले हम ठीक थे, इतने बुरे नहीं थे, हमारा सब कुछ सही चल रहा था, अंग्रेज आए तो क्या हुआ अब देखते हैं। तो एक जो आपकी हेडिंग लिखी है सिलेबस में, मैं सीधे वही हेडिंग लिखे दे रहा हूँ आपकी, उसमें जो सिलेबस की हेडिंग है वही देखिए, स्वतंत्रता की। देखिए स्वतंत्रता, मैंने स्वतंत्रता को ऐसे लिख दिया, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप, मतलब स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर, देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे कुछ समय पहले भारतीय अर्थव्यवस्था का कैसा स्वरूप था, भारतीय अर्थव्यवस्था का किस टाइप का स्वरूप था स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर। तो इसमें हमें बहुत सारे पॉइंट पढ़ने हैं, यहाँ से निश्चित क्वेश्चन आता है। देखिए कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं, इन पॉइंटों को हमें क्लियर करना है, और ये क्लियर हो जाएंगे तो समझ लीजिए 10 नंबर का भी क्लियर हो गया, और 1 वर्ड के तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे यहाँ से जिसका नाम नहीं, अभी आप खुद ही समझ जाओगे। तो जो स्वतंत्रता से पूर्व हमारी स्थिति कैसे थी, मतलब कुछ ही समय पहले अंग्रेजों का शासन चल ही रहा है यहाँ पर, तब कैसी थी, तो हमें अलग अलग चीज़ों में देखना होगा। कृषि क्षेत्र की हम सबसे पहले पढ़ेंगे, कृषि क्षेत्र की स्थिति कैसी थी, उद्योग क्षेत्र की कैसी थी, उद्योग क्षेत्र की, विदेशी व्यापार कैसा था हमारा, विदेशी व्यापार वो कैसा था। एक था निम्न स्तरीय आर्थिक विकास, हमारा बहुत घटिया क्वालिटी का आर्थिक विकास था, अंग्रेजों के समय और का हमारा आर्थिक विकास अच्छा हो जाएगा। जनांकीय परिस्थितियाँ, ये तो इन क्षेत्रों पे हमें फोकस करना है। मतलब हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि जब स्वतंत्रता से पहले अंग्रेज हमारे यहाँ थे तो उस समय हमारी अर्थव्यवस्था में ये वाले जो जितने भी ये सेक्टर हैं इनकी स्थिति कैसी थी, मतलब कृषि क्षेत्र की, उद्योग क्षेत्र की, विदेशी व्यापार की, या निम्न स्तरीय आर्थिक विकास कैसा था, तो वो तो निम्न स्तरीय हमने लिख ही दिया। जनांकीय परिस्थितियाँ कैसी थी, जो
वो जनांकीय परिस्थितियों में हम पढ़ते हैं। पहले हम इन एक एक करके निपटते हैं इन सब चीज़। तो कृषि क्षेत्र की स्थिति कैसी थी, हम पहले कृषि क्षेत्र पे फोकस करेंगे, फिर एक एक करके चलेंगे। देखो एक एक करके समझो, अंग्रेजों के समय कि कौन कौन सी स्थिति किसकी। तो कृषि क्षेत्र हमारा कैसे था, पहले अभी हमने क्या पढ़ा, जब अंग्रेज नहीं आए थे तो कृषि क्षेत्र कैसा मेरा था, कृषक अर्थव्यवस्था थी, हम लोग अपना गाँव आत्मनिर्भर थे, हम अपना उत्पादन करते थे, खाते थे, ग्रामीण हमारी जनता थी, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हम अपने आराम से अपने कमाते थे, खाते थे, हमें वैसे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अंग्रेज आए तो क्या हुआ, अंग्रेज आए तो क्या हुआ, अब ध्यान से सुनिए। अंग्रेज भू व्यवस्थाएं लागू की। आपको बताते हैं लिखा होता है क्या, घृणित भू व्यवस्थाएं, घृणित एक शब्द लिखा होता है यहाँ पर, ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे एक शब्द लिखा होता है घृणित। घृणित मतलब होता है ऐसी जिसे घृणा करी जा सके, ऐसी भू व्यवस्थाएं अंग्रेजों ने लागू की और कृषि सेक्टर को तबाह कर दिया। अब वो कौन सी थी, जरा ध्यान देना मेरी बातों पे, हम इसे बिगाड़ दे रहे हैं, आपको बता दिया बस हमने कि अब अंग्रेजों ने ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं लागू की। देखो अंग्रेजों ने लागू की 3 प्रकार की भू व्यवस्थाएं। यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, लिख के रख लीजिए, गारंटी है, ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें ये क्वेश्चन आए ना, ये गारंटी से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप वो देख लीजिएगा, यहाँ से 3 तरीके की उन्होंने भू व्यवस्थाएं लागू की। सबसे पहली का नाम था स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त। दूसरे का नाम था रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी। और तीसरे का नाम था महालवाड़ी, महालवाड़ी व्यवस्था। यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, इसे बहुत ढंग से पढ़ना है हमें, चाहे थोड़ा टाइम भले लग जाए। व्यवस्था, ठीक। तो 3 प्रकार की भूगणित व्यवस्थाएं थी, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, महालवाड़ी। अब इनके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके शुरू करते हैं। तो अंग्रेजों ने हमारी कृषि के ऊपर ऐसी इतनी कठोर और इतनी बुरी व्यवस्थाएं लागू की जिससे कृषि सेक्टर जो है मेरा तबाह हो गया। अब एक एक पढ़ोगे तो अच्छी तरीके से डीपली घुसेंगे इसमें तो समझ आ जाएगा। एक एक को देखते हैं, 3 तरीके की हैं, तो कृषि क्षेत्र में उन्होंने 3 तरीके की व्यवस्थाएं लागू की हैं। तो एक एक को देखते हैं हम। सबसे पहले कृषि क्षेत्रों में अंग्रेजों ने क्या किया, अपने टाइम पे 3 व्यवस्थाएं लागू की। तो सबसे पहली जिसे हमने देखा था, उस पहली का नाम था स्थायी बंदोबस्त। यहाँ इनसे तो क्वेश्चन आता ही आता है, ऐसी कोई परीक्षा नहीं जो इससे क्वेश्चन आए ना, चाहे आप IAS दे लो, चाहे आप PCS दे लो, चाहे लेखपाल दे लो, चाहे वीडियो दे लो, जो चाहो सो परीक्षा दे लो। इन जो ये व्यवस्थाएं हैं कृषि क्षेत्र में जो अंग्रेजों ने लागू की हैं, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी, यहाँ से क्वेश्चन 100% आना ही आना है आपका, तो नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त, इसके अन्य नाम क्या हैं, इसे और नामों से बुलाया जाता है। कौन कौन से नामों से, देखो, इसे जमींदारी व्यवस्था कहा जाता है, जमींदारी व्यवस्था, इसे जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है, ठीक। इसे देखिए जमींदारी के अलावा कहा जाता है जागीरदारी, इसे जागीरदारी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसे मालगुजारी व्यवस्था भी कहते हैं, मालगुजारी। इसे इस्तमरारी भी कहते हैं, इस्तमरारी व्यवस्था, 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 है ना। और फिर एक नाम तो है इसका स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त। इतने सारे नामों से इसे जाना जाता है। ऐसे ही पूछ लेगा आपसे, छोटी मोटी परीक्षा होगी तो ऐसे ही पूछ लेगा, निम्नलिखित में से स्थायी बंदोबस्त को और किस नाम से जाना जाता है, जमींदारी व्यवस्था। क्योंकि जमींदारी व्यवस्था इसलिए कहते थे, यहाँ पे भूमि का मालिक जमीन को मान लिया है, जमींदारों को मान लिया गया था। अभी हम ये पूरी कहानी सुनाएंगे, तुम्हें मजा आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। जागीरदारी व्यवस्था इसे नाम से जाना जाता है, मालगुजारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता था, स्तंभरारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता था, स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है इसे। ये तो नाम ही है इसके 5। देखो अब ध्यान से सुनना, इसमें और एक बात, इसमें भूमि का मालिक, भूमि का मालिक जमींदार को माना गया। अभी हम पूरी स्टोरी सुनाएंगे आपको, कोई टेंशन ना लो। भूमि का मालिक जमींदार को माना गया। इसमें ये कुल क्षेत्र कितने पे लागू हुई, कुल 19% क्षेत्र पर लागू हुई, क्षेत्र पर लागू थी। अब ये 19% क्षेत्र कौन सा है, 19% क्षेत्रों पे कहाँ लागू हुई, देखिए कहाँ लागू हुई पूछा जाएगा आपसे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा,
बनारस खंड, यूपी का बनारस, और उत्तरी कर्नाटक के कुछ जिले, इतने क्षेत्रों पे, इनमें से कोई एक टर्म आप मिस करिएगा नहीं। इतने क्षेत्रों पे 19% क्षेत्रों पे, जो देश का 19% क्षेत्र था, उस 19% क्षेत्र इतना आ जाता है, इतने क्षेत्रों पे ये व्यवस्था लागू की गई। किसने लागू की ये पूछा जाता है आपसे, तो हम थोड़ा सा बिगाड़े दे रहे हैं, आपने तो लिख ही लिया होगा, या आप वीडियो देख पीछे करके लिख लेंगे, ठीक है। तो किसने लागू की ये पूछता है कि किसने लागू की, किसने लागू की, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बहुत बार आता है ये कि जमींदारी व्यवस्था किसने लागू की, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, यही 1786 में आएगा। ठीक, कब लागू की है, 22 मार्च, डेट भी पूछा जाता है, 1793 ये लागू होने की डेट है। तो आपके पास ये फैक्ट वाले सारी बातें हो गई कि स्थायी बंदोबस्त को किस किस नामों से जाना जाता है। स्थायी बंदोबस्त को, इसमें भूमि का मालिक जमींदार होता है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, उत्तराखंड पे लागू हुई, कुल 19% क्षेत्र पे लागू हुई। किसने लागू की, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की। कब लागू की, 22 मार्च 1793 में ये लागू हुई, ठीक है। अब आगे की बातें चलते हैं घर के लोग, चलो ध्यान से सुनिएगा। आज चलो इतना ही रखते हैं, आज थोड़ा सा हमारी तबीयत गड़बड़ है और बचा हुआ सेशन हम कल ही रखेंगे। थोड़ा सा बोल नहीं पा रहे, कंफर्टेबल लग रहा है हमको।